This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. ह्यूस्टन की तमाम अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब केनोशा पहुंचे तब क्या हुआ, ये भी आपको अपडेट देंगे और कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर भी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने रीओपनिंग प्लान्स एक्सपेंड करने का दिया इशारा। टेक्सास में अब लॉकडाउन इंपोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वीक हो सकते हैं बड़े ऐलान। ह्यूस्टन एयरपोर्ट में एयर सर्विस रिस्टोरेशन का 60% काम हुआ पूरा। जॉर्ज बुश और हॉबी एयरपोर्ट पर चल रहा है तेजी से काम, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। लॉस एंजलिस काउंटी पुलिस ने अफ्रीकन अमेरिकन साइकिलिस्ट को बाइक कोड वायलेशन पर शूट किया। शख्स की मौत। काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट और विक्टिम की फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर ने दिए अलग अलग स्टेटमेंट। न्यूयॉर्क में स्कूल क्लासेस 24 सितंबर से स्टार्ट। मेयर बिल de Blasio ने कहा कोरोना वायरस सेफ्टी मेजर्स की वजह से स्कूल क्लासेस फर्दर 11 डेज के लिए डिले की गई। केनोशा में सिविल अनरेस्ट के बावजूद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केनोशा पहुंचे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने केनोशा रिबिल्ड करने का किया वादा। विस्कॉन्सिन के लिए एडिशनल फेडरल स्पेंडिंग का भी ऐलान किया। और दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ शुरू। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इस बार 2 से 12 सितंबर तक फेस्टिवल की रहेगी चमक। और न्यूज अब डिटेल से देखते हैं और बात सबसे पहले करेंगे ह्यूस्टन की। आपको बता दें कि ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश एयरपोर्ट पर लगातार काम जारी है। इसके अलावा हॉबी एयरपोर्ट पर भी मरम्मत की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कई एयरपोर्ट्स हैं जहां पर काम लगातार चल रहा है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट फैजल कयूमी की ये स्पेशल रिपोर्ट। Houston airports have continued majority of their international services as a total of 14 airlines have now restarted non-stop travels. We are very happy to see the restart of international services that previously were not operating. Back in May, we had very little international service operating. In June and July, we had a few start, but in September, we're seeing a really big push. In April, Houston saw a 95% decline in air traffic due to COVID-19. Since then, Houston has seen a steady growth despite travel restriction. Houston Airports has also launched Fly Safe Houston, a program dedicated to ensure the safety and health of their passengers. We've installed more hand sanitizers. We've implemented social distancing markers, put up plexiglass for the airline ticket counters. All of the high touch point areas are very heavily cleaned at this point. We are doing everything in our possible power to ensure the passenger experience is smooth and safe. United Airlines will be furloughing over 16,000 employees beginning October 1st, with over 1,000 in Houston. Houston Chronicle was the first to report. Houston airports include George Bush Intercontinental Airport, William P. Hobby Airport, and Ellington Airport and Houston Spaceport, which served almost 60 million passengers last year. ह्यूस्टोनियंस के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, ह्यूस्टन जू अब रीओपन हो गया है। आपको बता दें कि पहले कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जू को बंद कर दिया गया था। फिर हाल ही में पावर आउटेज की वजह से इसको बंद किया गया, लेकिन आज से जू ओपन हो चुका है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ह्यूस्टन जू की तरफ से अगस्त 31 को एक ट्वीट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि पावर आउटेज की वजह से ह्यूस्टन जू को टेम्परेरी बंद किया जा रहा है, जिसके बाद से ह्यूस्टन जू को 3 दिन के लिए पब्लिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। लेकिन आज वेंसडे को ह्यूस्टन जू जो पावर आउटेज इशू था उसको रिजॉल्व होने के बाद से पब्लिक के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। पावर आउटेज इंसिडेंट जो इशू था उसका कॉज अभी तक मालूम नहीं हो सका, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन ह्यूस्टन जू के जो मेन की एरियाज हैं उसमें जो पावर रिस्टोरेशन के बाद से ह्यूस्टन जू को रूटीन पर जो 7 डेज अ वीक फ्रॉम 9 to 5 रीओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। लेकिन कोविड-19 की वजह से सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए सब गेस्ट एंड मेंबर्स जो हैं उनके लिए टाइम टिकट ऑनलाइन रिजर्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर आप ये टिकट बाय करते हैं तो यू मस्ट अराइव एट योर रिजर्व टाइम स्लॉट ताकि जो कैपेसिटी है वो एक्सीड ना हो सके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ह्यूस्टन जू वेबसाइट। दिस इज आतिफ कुरैशी फॉर NTV ह्यूस्टन। और अब बात करेंगे टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट की। ग्रेग एबट का कहना है कि आगे किसी भी तरह का लॉकडाउन इंपोज नहीं किया जाएगा। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने एक ट्वीट के जरिए स्टेट में रीओपनिंग प्लान्स की बात कही है। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा है कि फर्दर कोई भी लॉकडाउन इंपोज नहीं किया जाएगा और उम्मीद है नेक्स्ट वीक कुछ बड़े स्टेप लिए जा सकते हैं। गवर्नर ग्रेग एबट ने ट्वीट में लिखा है कि काउंटी जजेस और मेयर्स की डिमांड के बावजूद अब कहीं भी लॉकडाउन इंपोज नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जुलाई में लास्ट ऑर्डर के बाद कोविड-19 नंबर्स और खासतौर पर हॉस्पिटलाइजेशंस नीचे आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फर्दर स्टेप्स का ऐलान नेक्स्ट वीक कर दिया जाएगा। और अब न्यूज लॉस एंजलिस से है, जहां पर एक और अफ्रीकन अमेरिकन शख्स को
पुलिस ने गोली मार दी। मैसिव प्रोटेस्ट के बावजूद कंट्री में ब्लैक लोगों के खिलाफ पुलिस वायलेंस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही के इंसिडेंट में लॉस एंजलिस काउंटी पुलिस ने एक ब्लैक साइकिलिस्ट को बाइक कोड वायलेशन पर शूट कर दिया, जिसके बाद उस शख्स की मौत हो गई। इस बारे में काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट और विक्टिम की फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर ने अलग अलग बयान दिए हैं। लॉयर बेंजामिन क्रम्प के मुताबिक पुलिस ने 29 साल के डिजॉन कीजी को बाइक कोड वायलेशन पर रोकने की कोशिश की थी और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे बैक में 20 से भी ज्यादा बार शूट किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस शेरिफ्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कीजी को 20 से कम गोलियां लगी हैं। शेरिफ्स डिपार्टमेंट स्पोक्समैन ने बताया कि कीजी ने बाइक छोड़कर भागने की कोशिश की थी और डेप्यूटीज ने उसका पीछा किया। वहीं लड़के ने एक पुलिस ऑफिसर को फेस पर पंच भी किया था। पुलिस का कहना है कि उस लड़के के कपड़े से एक बंडल भी गिरा था। बंडल में सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन मौजूद था, जिसके बाद डेप्यूटीज ने कीजी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और वहीं दूसरी तरफ सिविल राइट्स लॉयर बेंजामिन क्रम्प ने एक ट्वीट में पोस्ट लिखा है कि पुलिस के मुताबिक विक्टिम ने हैंडगन गिराया और भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके बैक में 20 से ज्यादा गोलियां मारी हैं। और वहीं लॉयर ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि इंसिडेंट के बारे में अगर किसी के पास कोई वीडियो मौजूद है तो प्लीज शेयर करें। Our suspect was holding some items of clothing in his hands, punched one of the officers in the face, and then dropped the items in his hands. The deputies noticed that inside the clothing items that he dropped was a black semi-automatic handgun, at which time a deputy-involved shooting occurred. It's just unfortunate. I'm tired of this going on. I done lost several family members in the past just few months to police brutality and police. Now next news. यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस तेजी से देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है उसके बाद कोरोना वायरस केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ वीक रिस्पांस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मीडिया और हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के फॉर्मर प्रोफेसर का कहना है कि अब तक जो कुछ यूएस ने किया है उसके मुकाबले चाइना का पेंडेमिक के खिलाफ रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। वहीं अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉर्ज बेंजामिन का कहना है कि आने वाले दिनों में यूएस में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। Compare the United States with China. When we have 50,000 people a day infected, which we have 45 to 50,000 every day over the last month, they have 10 to 15 people infected. When we have 1,200 people die a day, they have none die a day. Their economy is open. My offices are open. People are going to movie theaters and parties and restaurants. That's successful leadership, not the disaster we have here in the United States. We're reopening, and we're going to have the Labor Day weekend, and then people go back to school. So we very well might have a recurrence of outbreaks in our country. और अब न्यूज न्यूयॉर्क से है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क कोरोना वायरस केसेस के मामले में लगातार नंबर 1 पर रहा है। अब धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आ रही है। इसी के साथ अब स्कूल रीओपनिंग को लेकर भी एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी और एजुकेशन यूनियंस ने स्कूल क्लासेस 21 सितंबर से स्टार्ट करने पर एग्रीमेंट किया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से स्कूल रीओपनिंग को लेकर लगातार कयास लगाए जाते रहे हैं। आखिरकार स्कूल रीओपनिंग को लेकर न्यूयॉर्क सिटी और एजुकेशन यूनियंस ने फैसला ले ही लिया है। वहीं मेयर बिल de Blasio का कहना है कि एडिशनल कोरोना वायरस सेफ्टी मेजर्स की वजह से शहर में स्कूल क्लासेस की शुरुआत फर्दर 11 डेज के लिए डिले की गई है। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर देखने को मिला था, जिसके बाद सब कुछ बंद कर दिया गया था। लेकिन न्यूयॉर्क में स्लोली लाइफ वापस आ रही है। स्कूल की रीओपनिंग से पहले CDC गाइडलाइन के मुताबिक सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाएगा। वहीं अब 21 सितंबर से स्कूल फुल स्ट्रेंथ के साथ खोल दिए जाएंगे। And what we've agreed to is to make sure that the health measures are in place, to make sure there is time for the appropriate preparation for our educators, to make sure that we can have the smoothest beginning of the school year, even under extraordinarily challenging conditions, and to move forward in a spirit of unity. And then on September 21st, Monday, the school buildings open full strength. We go to blended learning, as has been described previously. We have students coming into the buildings. What would have happened on September 10th now happens on September 21st. So it's blended learning. Some kids in school one day, other kids in school another day. The buildings will be open and operational,
and taking kids for that crucial in-person learning. And one of the things I want to say we affirmed in these discussions is nothing replaces in-person learning. And I can say to you now, because we have our independent medical experts have stamped this plan, and we now can say that New York City's public school system has the most aggressive policies and greatest safeguards of any school system in the United States of America. और अब बात पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में फ्रॉड की। आपको बता दें, इस प्रोग्राम को दरअसल स्मॉल बिजनेसेस के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसमें फ्रॉड देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स की तरफ से रिलीज किए गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि $659 बिलियन पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में फ्रॉड किया गया है। ये लोन्स यूएस में स्मॉल बिजनेसेस को कोरोना वायरस पेंडेमिक में सर्वाइवल के लिए दिए गए थे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट सब कमिटी ऑन कोरोना वायरस क्राइसिस की हियरिंग के दौरान पैनल चेयरमैन जेम्स ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मुनचिन पर खूब बरसे और उन्होंने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल दरअसल फ्रॉड के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फेडरल फंड्स को पूरी तरीके से वेस्ट किया गया। Today, the Select Committee is releasing a staff report raising serious concerns about potential waste, fraud, and abuse in the Paycheck Protection Program. Based on an analysis of the Treasurer data, the subcommittee identified more than 10,000 loans to companies that receive multiple PPP loans, a violation of the program's terms. Thousands of other loans were awarded to companies that were ineligible for the program or had red flags indicating potential fraud. Secretary Mnuchin, I think you have previously testified that given the need to get relief money out quickly, it was inevitable that Treasury, and I quote, ran into a lot of issues, end of quote. That is a false dichotomy. Taxpayers should not have to choose between quickly getting aid to those who need it and wasting federal funds. And there are simple steps that could have been taken to improve oversight and reduce fraud. Additional fiscal stimulus is urgently needed. Many of the safety nets Congress established in the CARES Act have expired. Secretary Mnuchin, I hope you will return to the negotiating table prepared to find common cause on legislation that meets the pressing needs of Americans' families and communities that are hurting. और अब न्यूज केनोशा से आपको बता दें कि सिविल अनरेस्ट को देखते हुए लगातार कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां का दौरा ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे। केनोशा में पुलिस ने जेकब ब्लेक पर जमकर गोलियां बरसाई थीं, जिसके बाद सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा था। ऐसे में कहा गया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केनोशा का दौरा ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केनोशा पहुंचे। आपको बता दें कि 23 अगस्त को पुलिस ने ब्लैक शख्स जेकब ब्लेक को उसके बच्चों के सामने 7 बार गोलियां मारी थी, जिसके बाद जेकब ब्लेक पैरालाइज हो गया था। इंसिडेंट के बाद शहर में वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब केनोशा पहुंचे तो ना तो उन्होंने विक्टिम की फैमिली से मुलाकात की और ना ही विक्टिम से, लेकिन उन्होंने अपनी मदर के पास्टर के साथ मिलने का प्लान जरूर रखा है। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने केनोशा रिबिल्ड करने का वादा किया है और विस्कॉन्सिन के लिए एडिशनल फेडरल स्पेंडिंग का भी बड़ा ऐलान किया है। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वायलेंस में जलने वाले एक फर्नीचर स्टोर का भी विजिट किया और उसके बाद नेशनल गार्ड ट्रूप्स को प्रेज करने के लिए एक मेकशिफ्ट कमांड सेंटर भी गए। To stop the political violence, we must also confront the radical ideology that includes this violence. Reckless far-left politicians continue to push the destructive message that our nation and our law enforcement are oppressive or racist. They'll throw out any word that comes to them. We have to condemn the dangerous anti-police rhetoric. It's getting more and more. It's very unfair. You have some bad apples, we all know that, and those will be taken care of through the system, and nobody's going to be easy on them either. And you have people that joke. They're under tremendous, I said it yesterday, I said it last night, they're under tremendous pressure, and they may be there for 15 years and have a spotless record, and all of a sudden they're faced with a decision. They have a quarter of a second to make a decision. And if they make a wrong decision, one way or the other, they're either dead or they're in big trouble.
and people have to understand that. They choke sometimes. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहां केनोशा पहुंचे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के दौरान डेमोन्स्ट्रेटर्स ने गाड़ियों से निकलकर पीसफुल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और वहीं सिविल राइट्स लीडर जेस जैक्सन और पुलिस शूटिंग विक्टिम की फैमिली ने जस्टिस फॉर जे कम्युनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए विक्टिम जैकब ब्लेक की फैमिली फ्रेंड टैनिया मैकलिन ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कम्युनिटी में क्याओस और खौफ पैदा करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कम्युनिटी को डिवाइड करने की सभी कोशिशें नाकाम कर दी जाएंगी। और वहीं ब्लेक के अंकल जस्टिन ब्लेक का कहना था कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी डिसरिस्पेक्ट और फाउल लैंग्वेज को उनकी फैमिली से दूर रखें। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ऐसे प्रेसिडेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस मौके पर सिविल राइट्स लीडर जेस जैक्सन ने ट्रंप के सपोर्टर के हाथों मारे जाने वाले 2 आदमियों के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिलिशिया को प्रमोट कर रहे हैं। We don't have any words for the orange man. All I ask is that he keep his disrespect, his foul language far away from our family. We need a president that's going to unite our country and take us in a different direction. Our nephew was shot 7 times in the back. Nothing can justify that. He had no weapon, and he's paralyzed right now in the hospital. And our family is thanking everybody around the world for all their well wishes and prayers, and we're not going to leave here. I'm tired. I'm a labor foreman in union. I've been hurt, and I'm sucking up all the pain we have just to stand on our square until we get justice for little Jake, which means we get an indictment and a conviction of the man who shot him 7 times in the back, was far beyond doing any policing that would be approved by any police association that we know of. So we're not going to allow anybody to smudge my little nephew's name. He's like any young black man in society today. He's had challenges. लॉस एंजलिस में पुलिस ने अफ्रीकन अमेरिकन शख्स पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद उस शख्स की मौत हो गई और उसके बाद प्रोटेस्ट देखने को मिले। लॉस एंजलिस में डिजॉन कीजी की मौत के खिलाफ लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ नारे लगाए। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्टर्स काफी देर तक साउथ एलए शेरिफ स्टेशन के बाहर मौजूद रहे और हैंड्स अप, डोंट शूट और से हिज नेम डिजॉन कीजी चैंट करते रहे। इस दौरान पुलिस ऑफिसर्स अलर्ट नजर आए। वहीं पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने से भी रोका, जबकि पुलिस की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए भी एरियल सर्विलांस रखा जा रहा था। Tonight is about Dijon Kizzy. It's not about your banner banging. It's not about your organization. It's not about your political agenda. Tonight is about Dijon Kizzy, and we are going to respect his family. We're going to respect the community that lives here. और अब बात करेंगे वेनिस फिल्म फेस्टिवल की। जी हाँ, वेनिस फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज हो चुका है। 2 सितंबर से 12 सितंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला वेनिस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल भी कहा जाता है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ये फेस्टिवल इस बार 2 सितंबर से 12 सितंबर तक चलेगा। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आइए ये भी देखते हैं। I'm Hannah Rantala and I'm at the Venice Film Festival, which is opening today with strict COVID-19 measures. Where we're standing right now would normally be filled with crowds. Instead, as you can see behind me, this wall has been built around the red carpet to prevent people from gathering around it. Only those with a pre-booked ticket or one of these accreditations will be allowed to access the festival site, and even there they have to go through a checkpoint where everyone's temperature gets checked. At the site, the screening rooms will be operating at half capacity and face masks are also mandatory. Still, organisers are hoping that the fact that the festival is going ahead at all will be sending a message of hope and encouragement to the global film community. In Venice, I'm Hannah Rantala reporting for Reuters. और अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। टोटल केसेस 6.2 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल 189,000 से भी ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कोरोना वायरस केसेस 6.2 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 189,000 के ऊपर पहुंच चुका है। और वहीं कंट्री में यूनिवर्सिटीज खुलते ही 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाल ही में कोरोना वायरस केसेस तेजी से फैल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में लगातार अब नंबर 1 पर बना हुआ है।
कैलिफोर्निया में 716,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 13,171 है और वहीं एक्टिव केसेस 335,000 से ज्यादा। टेक्सास कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 2 पर है। टेक्सास में 647,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 13,000 से ज्यादा और एक्टिव केसेस 530,000 से ज्यादा हैं। फ्लोरिडा 3rd नंबर पर है, 633,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 11,000 से ज्यादा। न्यूयॉर्क 4th नंबर पर है, 467,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 33,000 से ज्यादा। जॉर्जिया 5th नंबर पर बना हुआ है लगातार, 272,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 5,733 और वहीं एक्टिव केसेस 49,000 से ज्यादा हैं। और वहीं इलिनॉय 6th नंबर पर है। इलिनॉय में 238,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल है 8,273 और वहीं इलिनॉय में एक्टिव केसेस हैं 153,000 से भी ज्यादा। और अब बात करेंगे क्यूबा की, जहां पर कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। क्यूबा की सड़कें वीरान पड़ी हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। हालांकि क्यूबा में पहले ही कोरोना वायरस केसेस बेहद कम हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल्स की कोशिश है कि केसेस पूरी तरीके से खत्म किए जाएं। क्यूबा में कोरोना वायरस केसेस इंक्रीज ना हो, इसके लिए सख्ती की जा रही है। क्यूबा में अब कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, खासतौर पर हवाना में। अथॉरिटीज का कहना है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक शुरू होते ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। हालांकि क्यूबा में और देशों के मुकाबले केसेस काफी कम हैं। देखा जाए तो क्यूबा में टोटल केसेस 4,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल सिर्फ 95 है। और अब न्यूज साउथ कोरिया से है, जहां पर पेस्टर ने माफी मांगी है। दरअसल कहा गया था कि चर्च की वजह से कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़े हैं और इसी वजह से पेस्टर ने माफी मांगी। दरअसल सारंगवील चर्च की वजह से कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़े थे और वहीं पेस्टर की 16 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी हुई है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऑफिशियल्स का कहना है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर इसी चर्च से फैली थी और वहीं ऑफिशियल्स का कहना है कि चर्च से जुड़े 1,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मिले हैं। वहीं साउथ कोरिया में अब तक कोरोना वायरस के केसेस 20,000 से ज्यादा हैं, जबकि 326 लोगों की मौत हो चुकी है। और न्यूज के बाद अब बात करेंगे वेदर की। जी हाँ, आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Saira Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.